हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ने वाले हैं। कौन सी पॉलिटी? तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच की ये शायद 4th क्लास है। कौन सी क्लास है? 4th क्लास में आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो कोई भी अगर इस 4th क्लास को आके देखना है तो इससे पहले आप लोग वो जो 3 क्लासेस पढ़ी हुई है, कोई एक एक दो घंटे क्लास नहीं है, बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा या तो 30 मिनट की क्लास है, या फिर 28 मिनट की, 27 मिनट की, 21 मिनट, या फिर 22 मिनट, 21 मिनट, ऐसे ही है। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी क्लास नहीं कि आप लोग को 1 घंटे बैठ के देखना है। आधे आधे घंटे क्लास है, आप लोग आसानी से आराम से बैठ के देख लेना। ठीक है, तो आप लोग को ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी। वैसे इसमें वैसा कोई है नहीं कि आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, वो नहीं देखोगे तो। लेकिन ऐसा है कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आपको तो पहला पेज भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ा रखा है तो आप लोग उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको पढ़ना हो तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग वो देख लीजिएगा जाके। ठीक है, आप लोग इसी जैसे ये वीडियो आपको मिलेगा तो इस चैनल पे जाके देख लेना। और अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप लोग सर्च कर लेना यूपीएससी विद हिमांशी यादव, और जिसके जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी, तो लक्ष्मी, या फिर आप लोग मेरा चैनल सर्च कर लीजिएगा, क्या? यूपीएससी विद हिमांशी यादव। आप लोग ऐसे सर्च कीजिएगा, यूपीएससी उसके बाद विद हिमांशी यादव। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको? यूपीएससी विद हिमांशी यादव। ठीक है, आपको ये सर्च करना है तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, इंडियन मैप फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। लक्ष्मीकांत फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसकी भी प्लेलिस्ट है। हिस्ट्री फाउंडेशन बैच, उसकी भी प्लेलिस्ट है। और इंडियन मैप फाउंडेशन बैच जो है उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी देखना हो आप लोग उधर से जाके देख लीजिएगा। अगर आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी क्लासेस देखनी हो तो आप लोग इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो है फाउंडेशन बैच की, उसमें जाकर तीनों वीडियो आसानी से देख लेना। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आज की क्लास की बात करें, आज की क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो इसमें मैं आप लोग को 3 एक्ट बताऊंगी जो किसके द्वारा लागू किए गए थे या फिर किसके द्वारा बनाए गए थे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए ये नियम बनाए गए थे। और किस लिए बनाए गए थे? तो भारत पर शासन करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, भारत पर शासन करने के लिए ये नियम टाइम बाय टाइम बनाए जा रहे थे। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों बनाए जा रहे थे? जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी। ब्रिटिश की कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी? ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने के लिए। या फिर उसमें जो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उसके बाद उसमें जो भी मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्ट जो थे वो लागू किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। जैसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ पर है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में है, और जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में उन्होंने स्थापित की थी। अब वो बहुत बड़ी कंपनी है और ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे इंडिया पर कब्जा भी हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स उस कंपनी के लिए रूल नियम बना रहे थे। ठीक है, क्या बना रहे थे? नियम बना रहे थे, कोई अधिनियम बना रहे थे, एक्ट बना रहे थे, ताकि इन नियमों का सब लोग पालन कर सके। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, उसमें इन्होंने क्या किया था कि कंपनी के मजदूरों को एक दूसरे से तोहफा लेना या फिर अपना जो निजी व्यापार था उसको करने के लिए मना कर दिया था कि आप लोग एक दूसरे से तोहफा नहीं ले सकते हो, आप लोग अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हो, केवल आप लोग कंपनी में ही काम करोगे। ठीक है, तो जैसे वो कोई नियम लाए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई नियम लाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये आप देख लो। फिर इसमें कुछ कमियां आ गई, उन लोग को लगा बाद में कि हाँ यहाँ पर ये कमी थी और अच्छे से नियम बनाना चाहिए था। फिर आया क्या? 1781 का कौन सा आया था? तो 1781 का जो आया था एक्ट, अमेंडिंग एक्ट आया था 1781 का, किसकी कमियों को दूर करने के लिए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा नियम लाया गया था?
1781 का अमेंडिंग एक्ट, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, अमेंडिंग एक्ट, यानी कि सुधार करने वाला। सुधार करने वाला किस नियम को सुधार करना था उसमें, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने वाला नियम था कौन, 1781। किस अधिनियम की कमियों को दूर करना था, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था उसकी कमियां जो थी उन कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। तो वैसे ही आगे की ओर कौन सा अगला महत्वपूर्ण नियम आया था, वैसे तो वो लोग बहुत सारे नियम बना रहे थे जो लेकिन इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, एक्ट ऑफ 1786। अब एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ था, अब जैसे देखो इसमें वर्ड अभी यूज होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल क्या था और केवल जनरल क्या था, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके बारे में। तो ये सब चीजें यहाँ पर टर्म्स ये यूज होंगे और इनके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में अच्छे से डिटेल्स में बता रखा है, ठीक है। तो जैसे जो बच्चे वो क्लास ले रखे हैं, पिछले वाली क्लास जो बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं उन लोगों को तो ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो लोग नए नए देखेंगे आ जाएगी उन्हें भी समझ में, बट थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। जैसे अगर उन्हें नहीं मालूम होगा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले क्या थे, केवल जनरल ऑफ गवर्नर केवल होते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल नाम जोड़ दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो इसमें मैं केवल एक्ट को इसको पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगी, डिटेल्स में बताऊंगी आप लोग को, बट ये नहीं है कि मैं ये बताने बैठ जाऊं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग पिछली क्लास में जाके देख लीजिएगा। सो एक्ट ऑफ 1786, अब इसमें क्या हुआ था, एक्ट ऑफ 1786 यहाँ पे मैं आप लोग को समझाती हूँ। एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ था, तो इसमें कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आप लोग देखिए जो 1786 का अधिनियम आया एक्ट ऑफ 1786, उसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। एंड ये 1786 में कौन बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद था उसको संभालने के लिए इसने क्या, दो शर्तें रखी। दो शर्तें कौन सी रखी, पहली शर्त इसने रखी कि मुझे जैसे कोई विशेष मामला हुआ, जैसे कोई विशेष मामला हुआ तो उसमें मुझे अपनी काउंसिल के नियमों को मैं बाधित कर सकता हूँ। यानी कि ऐसा हो सकता है कि काउंसिल कोई दूसरा नियम बनाए और मुझे वो मंजूर ना हो तो मैं अपने मन का कर सकता हूँ, यानी कि काउंसिल को अधिभावी कर सकता हूँ, अपने अधिकारों अपने नियम को मान सकता हूँ। ऐसा कोई वो नहीं रहेगा, कोई मेरे ऊपर बाध्यता नहीं रहेगी कि मुझे काउंसिल के द्वारा बनाया गया नियम का ही पालन करना पड़े। यानी कि सीधा सा मतलब हुआ कि मैं अपने मन का कर सकता हूँ, ठीक है। उसने अपने लिए शक्तियां मांग ली पहले वाले में। दूसरा क्या मांगा, दूसरे वाले में उसने कहा मुझे गवर्नर जनरल तो बनाया ही जाए, उसके साथ ही साथ कमांडर इन चीफ, क्या बनाया जाए, तो कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति भी मुझे बनाया जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसने दो शर्तें रखी थी, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल पद संभालने से पहले दो शर्तें रखी थी संभालने के लिए। कौन कौन सी, पहली शर्त क्या थी कि काउंसिल के जो निर्णय थे, काउंसिल को जो नियम थे उनको मानने के लिए मैं बाधित नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर ये जोर नहीं रहेगा कि नहीं मैं ये नियम कानून मानूं ही, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, ठीक है। दूसरा क्या मांगा था इसने, दूसरी इसकी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त थी कि मुझे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के साथ साथ कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, जो मैंने आप लोग को अभी समझा दिया वही इसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो आप लोग को देखना है इसमें, इन 1786 यानी कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या अपॉइंट किया गया, क्या घोषित किया गया, तो एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब नियुक्त किया गया था? तो 1786 यानी 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी ब्याद क्या है? ही प्लेस्ड टू डिमांड्स। उसने क्या? 2 शर्तें लिखी। ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। उसने यह पद यानी कि यह पोस्ट संभालने के लिए क्या 2 शर्तें रखी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या था? ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड करने के लिए उसको पावर चाहिए थी, यानी कि वो काउंसिल के नियमों को अगर उसका मन करेगा कि मैं नहीं मानूंगा तो उसको नहीं मानेगा। ठीक है, ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। अपनी काउंसिल के निर्णयों को अगर उसको मन करेगा कि मैं नहीं मानूंगा तो वो अदबावी कर सकता है, यानी कि वो नहीं मान सकता है। उसके ऊपर कोई जोर नहीं रहेगा, वो बाधित नहीं रहेगा कि मुझे काउंसिल के द्वारा बनाया गया नियम कानून या फिर जो काउंसिल कहेगी वो मुझे करना ही होगा। जो मैं चाहूंगा मैं अपने मन का कर सकता हूँ, कोई काउंसिल का मेरे ऊपर बाध्यता नहीं रहेगी। ठीक है, ये माना इसने मांगा इन स्पेशल केस, विशेष मामलों में। ठीक है, उसके बाद क्या था? दूसरी शर्त इसकी क्या थी? इसने रखी थी कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनएक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। इसने दूसरी शर्त क्या रखी थी कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। इसको गवर्नर जनरल तो बनाया ही जाए, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया ही जाए, इसको साथ ही साथ कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो एक्ट ऑफ 1786 में किसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था? तो 1786 यानी कि 1786 के अधिनियम के तहत। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कितनी शर्तें रखी थी? 2 शर्तें रखी थी। ठीक है, अब उसके बाद देखना, इसके 1786 का एक्ट आया, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट आया जिसके बारे में हमें पढ़ना है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो अभी मैं इसके बारे में समझा देती हूँ। उसके बाद बची बात चार्टर की। अब ये नया नाम चार्टर क्यों जुड़ गया? एक्ट तो लगा ही है, एक्ट के साथ चार्टर क्यों जुड़ गया? तो इसको मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी। ठीक है, चार्टर का मतलब क्या होता है इसको बाद में समझाऊंगी। अभी हम लोग नियम पे रहते हैं, नहीं फिर ध्यान भटक जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को चार्टर एक्ट ऑफ, बस आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि एक्ट, उसमें कोई फर्क नहीं है बहुत बड़ा, बट चार्टर का मतलब मैं आप लोग को बताऊंगी क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग को एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या था? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत क्या किया गया था? It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals। अब इसमें ये बात क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, मीनिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पर, एन बनेगा। ठीक है, कॉर्नवालिस होगा। ठीक है, कॉर्नवालिस लिखा हुआ था। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ? जो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार दिए गए थे ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने पर विशेष अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार ओवरराइड कर दिए गए और किसके ऊपर भी वही नियम लागू कर दिए गए। तो किसके ऊपर? इट एक्सटेंडेड, इसको और बढ़ा दिया गया। कब? 1793 के अधिनियम में इसमें जो इसको अधिकार दिए गए थे इसको और कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ओवर राइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दिया गया था उसको और बढ़ा दिया और कुछ वर्षों के लिए। ओवर हिज काउंसिल, जो उसकी काउंसिल के ऊपर उसको ओवरराइड करने का, अपनी काउंसिल को ओवरराइड करने का, यानी कि अपनी काउंसिल का उल्लंघन करने का जो अधिकार दिया गया था उसको और बढ़ा दिया। इट एक्सटेंडेड, इस अधिनियम ने क्या किया? उसको और बढ़ा दिया। टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। देखो ये शर्त किसने रखी थी? केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी ये कि मुझे अपनी काउंसिल के ऊपर, यानी कि मैं, ऐसा नहीं है कि काउंसिल जो निर्णय लेगी उसको मैं करूंगा ही, या फिर मेरे ऊपर कोई बाध्यता हो कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन का कर सकता हूँ,
ऐसा ऐसा हो कि जो काउंसिल नियम बनाएगी तो मेरा अगर मन नहीं है कि मैं इसको मानूं तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। उसको उसके ऊपर कोई उसने कहा, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि मेरे ऊपर बाध्यता नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। कब? विशेष मामलों में मेरे ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि मैं काउंसिल के द्वारा बनाए गए निर्णयों लिए गए निर्णयों या फिर बनाए गए नियमों को ही मानूंगा, ठीक है। उसको ओवरराइड करने का अधिकार मांगा। ओवरराइड यानी कि उसको अनदेखा कर देना। ओवरराइड मतलब कि उसका कोई उसके लिए बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व ऐसा कि जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आप सबसे अच्छी बात ये देखो, आपके मम्मी पापा हैं, अगर आपको कोई बात कहते हैं तो किसी किसी घर में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी घर के बच्चे के संस्कार ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे का मन नहीं है कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी उसे बाध्यता होती है कि मम्मी पापा ने ऐसा कहा है तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लॉर्ड कॉर्नवालिस कह रहा था कि मेरे ऊपर बाध्यता नहीं रहनी चाहिए, मैं मतलब फ्री रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ओवर राइडिंग का पावर मांग रहा था ये, किसके ऊपर? अपनी काउंसिल के ऊपर। यानी कि इसका कहना था कि ऐसा नहीं है कि काउंसिल कोई नियम बनाए तो मैं उसको मानूं ही। ऐसा भी हो सकता है विशेष मामलों पर कि काउंसिल जो नियम बनाए या फिर काउंसिल मुझे कुछ करने के लिए कहे, तो अगर मेरा मन नहीं है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी कि नहीं मुझे ये मानना ही है, ठीक है। तो ये केवल अधिकार किसने मांगा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगा था ये अधिकार। तो अगर जब तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था तब तक ये नियम रहना चाहिए था, उसके बाद खत्म हो जाता। लेकिन इसने क्या किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इसके अधिकार को खत्म नहीं होने दिया और इसको सभी गवर्नर जनरलों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस यानी कि इसको कैसे बढ़ा दिया गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का, उसके लिए वो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगा था वो अब सबके लिए होगा, ठीक है। जो सुविधा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई, जो शर्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली शर्त रखी थी, उसको पूरा किया गया और ये अब बंगाल के सभी गवर्नर जनरलों के लिए होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के लिए भी यही नियम उन्होंने इसको आगे की ओर बढ़ा दिया कि अब यही नियम लागू रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी तो जब तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल है तब तक उस शर्त को रखा जाए, उसके बाद अगर वो गवर्नर जनरल के पद से हट जाए तो उस शर्त को हटा दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हटाया नहीं गया, उसको और बढ़ा दिया गया। और गवर्नर जनरलों के तो लिए तो बढ़ाया ही गया, और किसके लिए बढ़ा दिया गया? तो गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के लिए भी इसको एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ा दिया गया। इसके बाद इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। इसने क्या किया था? इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स। इसने क्या किया? गवर्नर जनरल को अधिक पावर दिया। किसके ऊपर राइड करने का, किसके ऊपर अधिकार करने का? तो गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो बॉम्बे एंड मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसीज थी उनके ऊपर भी राइड करने का क्या हुआ? इसने अधिकार दिया, ठीक है। उसके बाद इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। इस अधिनियम ने क्या किया? 1793 के अधिनियम ने इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली, इसने व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसने क्या किया था? व्यापार की कंपनी का भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को इसने समाप्त कर दिया। लेकिन चाय के साथ व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, इन दोनों पर एकाधिकार को इन्होंने अभी भी बहाल रखा यानी कि जारी रखा, इस पर एकाधिकार को समाप्त नहीं किया। अब ये एकाधिकार मैं नाम ले रही हूँ तो एकाधिकार किस बला का नाम है ये मैं आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। एकाधिकार मतलब कि भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय पर भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का ब्रिटिशर्स से व्यापार हो रहा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे। कौन? ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए तो भारत से इन लोग का व्यापार चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने
एकाधिकार लगा रखा था पहले। एकाधिकार का मतलब इन्होंने ऐसा नियम बना रखा था कि भारत से जो व्यापार है वो केवल कौन कर सकता है, तो भारत से व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। ठीक है, ये एकाधिकार था। एकाधिकार यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार। एक लोग को अधिकार था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो क्या कर दिया गया उसको, एकाधिकार। यानी कि ब्रिटिश, उन्होंने पहले क्या नियम लगा रखा था कि ब्रिटिशर्स में से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल वही भारत के साथ व्यापार कर सकती है। इसी को क्या कहा जा रहा था, तो एकाधिकार कहा जा रहा था। और एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने। 1793 की चार्टर अधिनियम ने एक कंपनी के भारत पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या पूरी तरह समाप्त कर पाया, देखो एकाधिकार को समाप्त किया इसने कैसे, तो ब्रिटिशर्स, जैसे पहले क्या था, एकाधिकार में क्या था कि जो कंपनी थी वो भारत के साथ केवल कंपनी व्यापार कर सकती थी, तो वो एकाधिकार था। इसके बाद जब एकाधिकार हटा, क्या हटा, जब एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार हटा, जब व्यापारिक एकाधिकार जब हटा तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा, जब एकाधिकार को हटाया तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि सभी ब्रिटिशर्स अब भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, सभी ब्रिटिशर्स के लिए भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता खोल दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एकाधिकार हट गया। लेकिन अभी भी दो चीजों पर एकाधिकार फिर भी था। सभी चीजों पर तो ब्रिटिशर्स भारत से व्यापार कर सकते थे, लेकिन अभी चाय जो थी, चाय का व्यापार भारत से ब्रिटिशर्स का था, वो अभी भी एकाधिकार में ही था। यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार कर सकती थी, चाय का कोई दूसरा ब्रिटिशर्स नहीं कर सकता था। और चीन से व्यापार, जो चाइना है, चाइना से भी व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। यानी यहाँ पर भी एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, यानी कि केवल कंपनी ही क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, बाकी ब्रिटिशर्स लोग व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरे विषयों पर दूसरे चीजों का व्यापार कर सकते हैं, बस चाय का और चाइना से व्यापार, इस पर अभी व्यापार नहीं कर सकते हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। यानी इन दो चीजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, यानी कि जारी रखा। ठीक है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, इसने कंपनी के एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को, इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स, इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। जो मैंने बोला है कि व्यापारिक एकाधिकार को इसने क्या किया, मैंने इधर बोल दिया है कि एकाधिकार को खत्म कर दिया, लेकिन इसने एकाधिकार को क्या किया था, बढ़ा दिया था 20 वर्षों के लिए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नीचे वाले चार्टर एक्ट में है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया वो इसमें है। इसमें क्या हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, इसमें एकाधिकार को, कंपनी के साथ एकाधिकार को, कंपनी का जो व्यापार था किसके साथ, भारत के साथ, कंपनी का भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए। कौन से अधिनियम ने, 1793 के अधिनियम ने। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने क्या किया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी के एक व्यापार एकाधिकार को, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, किसके साथ व्यापार एकाधिकार, भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए इसने बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद जो मैंने आप लोग को बता दिया था कि खत्म कर दिया व्यापार एकाधिकार को, वो इसमें था। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैं ये वाला एक्ट समझा रही हूँ तो मैं इसके बारे में बोल गई। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है, जो मैंने ही डाउट पैदा किया था उसको मैंने ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे 1793 में मैंने बोल दिया था कि व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के साथ कंपनी के एकाधिकार को भारत के साथ क्या किया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और मैंने क्या बोल दिया था कि समाप्त कर दिया, अभी समाप्त नहीं करेगा, अभी 20 साल के लिए बढ़ाया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, यानी 1813 की चार्टर अधिनियम में
इसको समाप्त कर देगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है, इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इंडिया। इसने भारत में कंपनी के एकाधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया। केवल दो चीजों पर एकाधिकार रह गया, किस किस पर, चाय पर। भारत के साथ जो चाय का व्यापार चल रहा था उस पर एकाधिकार बचा कि यानी कंपनी ही केवल अभी भारत के साथ चाय का व्यापार कर सकती है, और चाइना के साथ भी एकाधिकार को बहाल रखा यानी कि जारी रखा। चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा था उसको, उस पर भी अभी एकाधिकार को जारी रखा, उस पर भी नहीं समाप्त किया। और भारत में किस चीज पर समाप्त नहीं किया, तो चाय पर। और सारी चीजों पर सभी ब्रिटिशर्स भारत से व्यापार कर सकते थे, केवल किस पर नहीं कर सकते थे, चाय पर। चाय पर केवल एक कौन कर सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाइना पर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एकाधिकार को इसमें भी जारी रखा। ठीक है, और सभी चीजों पर व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स से कह दिया कि भाई आप लोग भी व्यापार कर सकते हो, केवल चाय पर नहीं करना और चाइना के साथ नहीं करना, वहां पर अभी हमारा एकाधिकार बहाल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। यही मैंने आपको बताया कि जबकि इसने किसको बहाल रखा है यानी जारी रखा, मोनोपोली ऑफ द कंपनी, कंपनी के एकाधिकार को ओवर ट्रेड इन टी, किसके साथ, किसका व्यापार करने में, चाय का व्यापार, और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार करने में इसको एकाधिकार को बहाल रखा यानी कि जारी रखा। उसके बाद क्या हुआ, इट अलाउड द, इसने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 13 ने क्या किया, इसके तहत ब्रिटिशर्स ने जो कौन थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, ईसाई मिशनरी थे, उनको भारत में आकर भारत के लोगों को शिक्षित करने का अनुमति दे दिया। ठीक है, क्या किया, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया, इसने अलाउ कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज यानी ईसाई मिशनरियों को टू कम टू इंडिया, इंडिया में आए, और फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल, यानी कि भारत के लोगों को शिक्षित करें, यानी कि भारत के लोगों को वो लोग क्या करें, इनलाइटनिंग यानी कि प्रकाशित करें, या फिर प्रगति की ओर ले जाएं, या फिर वो लोग कुछ शिक्षा में आगे बढ़ावा करें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इसने क्या किया, इस एक्ट ने वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लाने के लिए अनुमति दे दी। किसको, वेस्टर्न एजुकेशन को इसने अलाउ कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को, कहाँ पर, भारत में। और इसने कहा कि भारत के लोगों को भी वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। ठीक है, जैसे इसने ईसाई मिशनरियों को अलाउ कर दिया कि वो लोग भारत में आए और भारत के लोगों को अपनी शिक्षा दें, वैसे इसने, इस अधिनियम ने, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड, किसके फैलाव के लिए, ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, जहां जहां पर भी ब्रिटिश टेरिटरीज है, यानी कि जहां जहां पर भी इंडियन के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर वेस्टर्न एजुकेशन फैलाई जाए। ठीक है, इसने क्या अलाउ किया था कि जहां पर भी ब्रिटिश ने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा है, भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा है, वहां पर वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पढ़ा, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और आपको जो भी क्लास में अगर आपको समझ में आया हो तब भी आप लोग कमेंट्स करिएगा प्लीज, क्योंकि कमेंट अगर आप करोगे तो कमेंट से मुझे पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, और ये अगर आपको समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट करिएगा, नहीं आ रहा है फिर भी आप कमेंट करिएगा। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आपका जो डाउट है वो आप लोग लिखिएगा, मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, सो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।